जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। साथियों को बता दें कि जो आपके यूपी ट्रिपल एससी पेड के जो एग्ज़ाम लगे हुए हैं उसके लिए हम स्पेशल कोर्स लेकर आए हैं। साथियों आपको हम हिंदी और जीके फ्री ऑफ कॉस्ट में अपने इसी चैनल पे कराने वाले हैं, ठीक है। और आपको बता दें कि हमारा जो आपका पेड का क्लास है साथियों, हिंदी और आपका साथियों कॉन्स्टिट्यूशन, ये लगभग समाप्त होने वाला है, ठीक है। और आपको पता है इसके साथ ही साथ दोस्तों हम देख रहे हैं स्टैटिक जीके भी। तो चलिए दोस्तों, अगर पहली बार जुड़े हैं तो जाइए प्लेलिस्ट पे, ठीक है, या फिर डिस्क्रिप्शन में जा करके आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाएंगे तो आपको हमारा प्लेलिस्ट मिलेगा। साथियों प्लेलिस्ट में ये होगा कि यूपी ट्रिपल एससी पेट, ठीक है, 2022 क्लासेस संपूर्ण कोर्स। तो इस पर आप जाएंगे तो इस पर पेट की एक क्रम में लगी हुई क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप देखिए अच्छे से और तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा स्टैटिक जीके की तैयारी करना चाहते हैं आप दोस्तों सभी एग्जाम के लिए, तो आप इस वाले प्लेलिस्ट पे जा सकते हैं। उसके अलावा आप हिंदी की तैयारी यूपी ट्रिपल एससी वीडियो वन रक्षा के लिए करना चाहते हैं दोस्तों, इस वाले प्लेलिस्ट पर जाकर के आप बहुत ही बेहतरीन ढंग से हिंदी पढ़ सकते हैं। या फिर साथियों पुलिस की तैयारी करना तो आप इस वाले पढ़ लीजिएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हमने पढ़ाया हिंदी और यूपी स्पेशल की क्लासेस आपको इस वाले प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। जाइए एक बार जरूर देखिए, सभी एग्जाम के लिए दोस्तों कारगर साबित होंगे। हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें डाल रखे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो प्यारे साथियों देखिए, आपका ये है आपका संविधान और लोक प्रशासन का सिलेबस है दोस्तों आपके पेड के लिए। इसमें हमने देखिए संविधान, भारतीय संविधान के बारे में हमने पहले वीडियो में देखा, फिर दूसरे वीडियो में हमने भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं देख ली दूसरे वीडियो में, और तीसरे वीडियो में हमने देखा है नीति तत्वों के बारे में, और चौथे में हमने मौलिक अधिकार और पांचवें में मूल कर्तव्य देख लिया है। छठे वीडियो हमने संसदीय प्रणाली देखी है, और सातवें में हमने देखा है संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र राज्य संबंध दोस्तों, ये हमने देख लिए 7वीं वीडियो में। और 8वीं वीडियो हमने देखा है न्यायिक ढांचा सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। अब 9वां जो वीडियो हमारा उसमें देखने वाले हैं उच्च न्यायालय के बारे में, ठीक है। और इसके बाद आपका एक जिला प्रशासन का होगा और एक होगा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के बारे में, पूरा का पूरा सिलेबस समाप्त हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ना। तो साथियों अब देखते हैं हम उच्च न्यायालय के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। उच्च न्यायालय की बात करेंगे। देखिए हम अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय तो वो साथियों किस आर्टिकल में है, तो आप याद रखेंगे 124 में, ठीक है, 124। अब देखिए अगर पूछ ले उच्च न्यायालय किसमें, तो हम इसको एक जो है आपका ये वाला एक पीछे कर देंगे, बीच में कर देंगे, क्या हो जाएगा 214 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए एकदम मिलते जुलते हैं। देखिए उच्च न्यायालय 214 और दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय 124, ठीक है, ये याद रख लेंगे, दोनों मिलते जुलते इस तरह से याद कर लेंगे बहुत ही बेहतरीन ढंग से, ठीक है। चलिए अब देखिए उच्च न्यायालय की बात करते हैं। तो आपको पता है कि भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय, सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उसके बाद दोस्तों सभी राज्यों में उच्च न्यायालय होते हैं। लगभग सभी राज्यों में क्या एक से अधिक राज्यों का भी एक उच्च न्यायालय हो सकता है साथियों। और आपको बता दें टोटल 25 उच्च न्यायालय हैं साथियों, ठीक। उसके बाद साथियों इसके भी नीचे आते हैं अधीनस्थ न्यायालय, ठीक है, जो कि जिला न्यायालय भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यह समझ सकते हैं। तो सबसे ऊपर क्या है आपका उच्चतम न्यायालय जो हम पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद उच्च न्यायालय आता है जो कि पूरे देश में कितने हैं 25। तो इनके बारे में पढ़ते हैं। चलिए देखिए भारत की एकीकृत न्यायिक व्यवस्था के पदानुक्रम सोपान में उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नीचे, हम पहले बता चुके हैं कि उच्चतम न्यायालय के नीचे क्या होता है, उच्च न्यायालय आते हैं। और कितने उच्च न्यायालय हैं टोटल 25। राज्यों के स्तर पर सर्वोच्च न्यायपालिका, अगर राज्य की बात करें ना तो राज्यों में दोस्तों सर्वोच्च न्यायपालिका क्या होती है, तो हाई कोर्ट होती है, ठीक, यानी उच्चतम न्यायालय, ठीक है, सॉरी उच्च न्यायालय, ठीक है। अगर राज्यों की बात करते हैं सबसे ऊंचा क्या है, तो उच्च न्यायालय होता है साथियों, ठीक है। चलिए अब देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत में सबसे पहले दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना कहां हुई है, तो याद रखेंगे भारत में उच्च न्यायालय का गठन सर्वप्रथम दोस्तों 1862 में कहां हुई है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। कहां साथियों, तो 1862 में भारत में 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में साथियों, ठीक है। और अगर हम बात कर ले अपने उत्तर प्रदेश की, तो याद रखेंगे कि वर्ष 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना कहां की गई, इलाहाबाद में। कहां पर दोस्तों, इलाहाबाद, जो कि अब क्या है प्रयागराज में, ठीक है। तो हमारे राज्य का जो उच्च न्यायालय है वो चौथा सबसे पुराना देश का उच्च न्यायालय है, ठीक है। और याद रखेंगे कि 1950 के बाद प्रांतीय न्यायालयों को ही दोस्तों राज्य के उच्च न्यायालय का नाम दे दिया गया दोस्तों। प्रांतीय पहले देखिए ये प्रांतीय न्यायालय थे, कौन से, कलकत्ता, बंबई, मद्रास, इन्हीं को साथियों बाद में क्या कर दिया गया 1950 में राज्य के उच्च न्यायालय के नाम से पुकारा जाने लगा, ठीक है। और याद रखेंगे कि भारत के संविधान में प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय के गठन की व्यवस्था की गई है, मगर
देखिए ऐसे कहा गया संविधान में कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उसका उच्च न्यायालय होगा, मगर साथियों एक संशोधन किया गया था, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है। इसमें क्या कहा गया कि 2 या 2 से अधिक राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्र के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। मतलब एक ही, देखिए एक उच्च न्यायालय, इसका मतलब यह है कि एक उच्च न्यायालय एक से अधिक राज्यों का उच्च न्यायालय हो सकता, और ऐसे हैं भी, क्योंकि आपको पता है कि हमारे देश में टोटल कितने राज्य हैं, तो 36 है दोस्तों, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश मिला के टोटल 36 हो जाएंगे, मगर उच्च न्यायालय क्या है, 25 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि कई सारे उच्च न्यायालय, एक से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय होंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए 214 पूछे किससे संबंधित, तो राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, ये उच्च न्यायालय से संबंधित क्या 214। चलिए तो याद रखें 214 किससे उच्च न्यायालय संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए 215 क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट। 215 क्या है, उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होगा। दोस्तों अब हमने बताया था कि उच्चतम न्यायालय का भी अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब क्या था कि जो भी निर्णय कार्यवाही कार्य होंगे वो लिखित रूप में होते हैं, ठीक है। समझिएगा कि उच्च न्यायालय के निर्णय, कार्यवाही एवं कार्य क्या होंगे, लिखित रूप में होते हैं, तथा उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों को साक्ष्य के रूप में सुरक्षित रखा जाता है, ताकि दोस्तों ये निर्णय अधीनस्थ न्यायालयों के साक्ष्य के रूप में मान्य हो। साथियों समझिए इसका मतलब क्या है कि मान ले दोस्तों उच्च न्यायालय ने कोई केस सुना है कि भैया अगर आप चोरी करते हैं, अगर आप चोरी करते हैं तो आपको 5 साल की सजा होगी, 5 साल की क्या होगी, जेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीजें लिख दी जाती हैं, ठीक, हर एक निर्णय लिखे जाते हैं, और इन निर्णय का प्रयोग कौन करता है, तो इनसे छोटी वाली अदालत, जैसे उच्च न्यायालय के कौन, जैसे अधीनस्थ न्यायालय दोस्तों जिला न्यायालय, ठीक है। तो वो लोग इसी उच्च न्यायालय के मतलब केस को देख करके, उसकी सजा को देख करके दोस्तों ये लोग सजा सुनाते हैं। जैसे अब यहाँ देखिए जिला में कोई चोरी करता है तो दोस्तों उसके लिए भी क्या करेंगे, 5 साल की सजा देंगे। क्यों, क्योंकि उच्च न्यायालय ने दोस्तों 5 साल ही सजा सुना रखी है, क्योंकि इससे बड़ी है। तो दोस्तों आपको पता है उच्चतम न्यायालय को देखकर उच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देखकर अधीनस्थ न्यायालय काम करते हैं, ठीक है। तो इसको आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपसे बनेंगे। तो उच्च न्यायालयों का अभिलेख न्यायालय होना यह आपके 215 में बताया गया है। चलिए 216 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन। और याद रखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं, तो 25 उच्च न्यायालय। कितने हैं, 25 उच्च न्यायालय हैं। चलिए 217 क्या कहता है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की नियुक्ति व शर्तें। दोस्तों उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या शक्तियां होनी चाहिए, शर्तें क्या होनी चाहिए, तो साथियों मैं आपको बता दूं कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश बनेंगे उनके लिए देखिए राष्ट्रपति निम्नलिखित से परामर्श करने के पश्चात ही दोस्तों उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। देखिए क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करेगा। यहां पे आप राज्यपाल नहीं कहेंगे, मगर साथियों राष्ट्रपति भी कई लोगों से परामर्श लेगा। किससे किससे, तो भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश से, ठीक है, उसके बाद राज्य के राज्यपाल से भी लेगा, जिस राज्य का वो मुख्य न्यायाधीश चुनेगा साथियों, उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय का न्यायाधीश चुनेगा, उस राज्य के राज्यपाल से भी बात करेगा। और साथियों उसके अलावा देखिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त दोस्तों किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए मामले में दोस्तों उस संबंधित उच्च न्यायालय, देखिए उस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी मतलब कि विचार विमर्श करेगा। इसका मतलब समझिए, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, समझने वाली चीज है। देखिए कोई भी उच्च न्यायालय होता है, मान लीजिए हाई कोर्ट है आपके इलाहाबाद का, ठीक है, तो वहां पे साथियों जितने भी जज होते हैं उसमें से एक होता है मुख्य न्यायाधीश। क्या, मुख्य न्यायाधीश, समझिए मुख्य न्यायाधीश उस हाई कोर्ट का होगा मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, मुख्य न्यायाधीश। अब समझिए अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है राष्ट्रपति को तो किससे किससे परामर्श लेगा, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से, और दूसरा राज्यपाल से। 2 लोगों से निर्णय लेकर के दोस्तों जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति कर देगा। मगर साथियों जो मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त जो न्यायाधीश होते हैं उनके लिए किससे किससे परामर्श लेगा, तो राष्ट्रपति तो पहला मुख्य न्यायाधीश से लेगा भारत के, फिर दोस्तों राज्यपाल से, और फिर दोस्तों उस राज्य के, ठीक, उस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से भी नियुक्ति, जो न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा अन्य न्यायाधीशों की, उसके लिए परामर्श लेगा मुख्य न्यायाधीश से भी, ठीक है। समझिएगा दोबारा समझाते हैं कि देखिए मान लिया कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है हाई कोर्ट के, तो दोस्तों राष्ट्रपति किससे किससे परामर्श लेगा, एक तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से लेगा, फिर राज्यपाल से। 2 लोगों से केवल परामर्श लेगा और मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर देगा। देखिए मुख्य न्यायाधीश नियुक्त हो गया। अब दोस्तों अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होगा, तो फिर राष्ट्रपति यही प्रक्रिया अपनाएगा, पहले मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेगा, फिर राज्यपाल से लेगा, और साथियों जो मुख्य न्यायाधीश है ना, मतलब हाई कोर्ट का,
ठीक है, जिस राज्य के अन्य न्यायाधीश की आप नियुक्ति कर रहे हैं उसी राज्य के हाई कोर्ट का दोस्तों जो उसका होगा मुख्य न्यायाधीश होगा उससे भी परामर्श लेना होगा। आई होप समझ गए होंगे। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, हम समझाने की कोशिश पूरी करें। चलिए अगला है 217 के 2 में क्या बताया गया, न्यायाधीशों की योग्यता। दोस्तों योग्यता क्या हो, पहली चीज वो भारत का नागरिक हो। ठीक है, दूसरी चीज उसे दोस्तों भारत के न्यायिक कार्यों में कम से कम 10 साल का अनुभव हो। अगर दोस्तों ये भी नहीं है, देखिए अगर 10 साल का अनुभव नहीं है तो क्या कर सकता है दोस्तों, ठीक है, न्यायिक कार्यों में दोस्तों नहीं है तो समझिए वह उच्च न्यायालय या अन्य अदालतों में 10 साल तक अधिवक्ता रहा हो। यानी कि अगर देखिए जज न रहा हो, ठीक है, न्यायिक कार्यों में, तो साथियों वो कहीं ना कहीं वकील हुआ हो 10 साल तक, यानी अधिवक्ता रह चुका हो उच्च न्यायालय फिर अन्य अदालत में। ठीक है, वो मुख्य न्यायाधीश या फिर न्यायाधीश बनने के योग्य होगा। चलिए अगला बताया गया है 219 में कि उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान दोस्तों मतलब शपथ कैसे दिलाई जाएगी उसके बारे में। तो आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों को राज्यपाल या उसके समकक्ष द्वारा यानी उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाया जाएगा। साथियों आपसे पूछा जाएगा कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाएगा, तो पहले आप राज्यपाल बता देना। अगर राज्यपाल नहीं है दोस्तों तो उसके अधिकृत कोई व्यक्ति जो जिसको राज्यपाल नियुक्त करेगा दोस्तों उसके द्वारा दोस्तों नियुक्त किया गया व्यक्ति ही उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को क्या करेगा दोस्तों, शपथ दिलाएगा। ठीक है, यानी कि पहले राज्यपाल दिला सकता है दोस्तों, अगर राज्यपाल नहीं दिलाता है तो राज्यपाल द्वारा दोस्तों अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा उनको क्या दिलाया जाएगा, शपथ दिलाया जाएगा। आपको बता दें कि इसका कार्यकाल कितना होता है दोस्तों उच्चतम न्यायालय का, ठीक है, उच्च न्यायालय का ना, तो दोस्तों कितना होता है 62 वर्ष की आयु तक है ना। और हमने वहीं पे बताया था उच्चतम न्यायालय जब पहुंच लिया सर्वोच्च न्यायालय का तो उनका 65 वर्ष तक होता है, याद रखेंगे, उनका 65 वर्ष तक और इनका 62 वर्ष तक। और दोस्तों उससे पहले भी ये क्या कर सकते हैं, त्याग पत्र दे सकते हैं, किसको, राष्ट्रपति को लिखित रूप से ये लोग त्याग पत्र दे सकते हैं। चलिए अगला है अनुच्छेद 220। देखिए इसमें क्या है, स्थायी न्यायाधीश रहने के पश्चात विधि व्यवसाय पर निर्बंध। दोस्तों अगर आप स्थायी न्यायाधीश है दोस्तों उसके बाद आप विधि व्यवसाय नहीं करते, मतलब और अन्य कहीं मतलब कि काम नहीं कर सकते दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला है 221 में वेतन संबंधी। तो देखिए न्यायाधीशों के वेतन की बात करते हैं तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के वेतन कितना होता है, 2,50,000 यानी 2.5 लाख। ठीक है, और अन्य न्यायाधीशों कितना होगा, 2,25,000। देखिए ये किसका है, हाई कोर्ट का। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट का हमने बताया था, जो सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय कितना था, तो दोस्तों मुख्य न्यायाधीश कितना था, 2,80,000। ठीक है, 2,80,000 था और अन्य न्यायाधीशों का 2.5 लाख, यानी कि वहां के अन्य न्यायाधीशों की तनख्वाह यहाँ के मुख्य न्यायाधीश के बराबर होती है। ठीक है, समझ गए होंगे कि दोस्तों इनका उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितना होगा, 2.5 लाख, जबकि हाई जो आपके उच्चतम न्यायालय होंगे उनका 2,80,000 था। कितना था, 2,80,000। और दोस्तों अन्य न्यायाधीशों का यहाँ पे 2,25,000 है और वहां कितना था, 2.5 लाख। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला अनुच्छेद 222। अब देखिए 222 क्या कहता है, एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में न्यायाधीशों का अंतरण, मतलब आपको बता दें कि एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों को ट्रांसफर किया जा सकता है। देखिए समझिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद राष्ट्रपति एक न्यायाधीश का स्थानांतरण एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में कर सकता है दोस्तों, या फिर दूसरे न्यायालय में कर सकता है। यानी कोई भी दोस्तों न्यायाधीश है उसको दोस्तों उसका ट्रांसफर कर सकता है कौन, राष्ट्रपति। किसके सिफारिश पर, किसके परामर्श पर दोस्तों, तो मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श पर, है ना। वो देखिए भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होगा यानी सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, उसके परामर्श से लेने के बाद दोस्तों राष्ट्रपति किसी भी न्यायालय के न्यायाधीश का दोस्तों स्थानांतरण कर सकता है दूसरे न्यायालय में। ठीक है, चलिए 222 कहता है। 223 का कहता है कि मुख्य कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति दोस्तों, यानी पता है आपको कि जब मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति होगी तो एक कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार होता है। साथियों समझ गए कि मान लिया कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अभी नहीं है, अनुपस्थित है, तो दोस्तों उसके स्थान पर हम उन्हीं में से किसी एक को मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का अधिकार होता है। चलिए 224 का कहता है अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति का अधिकार। समझिएगा, मुख्य न्यायाधीश अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। याद रखेंगे कि मुख्य न्यायाधीश जो होता है साथियों वो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है जब गणपूर्ति का अभाव हो, यानी जब दोस्तों सुनवाई न चल पाए। गणपूर्ति मतलब क्या होता है दोस्तों, उतने व्यक्ति जितने में सुनवाई हो सके उतने में कमी हो तो साथियों उनकी नियुक्ति कर सकता। और दोस्तों जिनकी नियुक्ति किया जाएगा ना गणपूर्ति के लिए, उनका कार्यकाल अधिकतम कितने साल का होगा, 2 वर्ष का, इससे ज्यादा उनका कार्यकाल नहीं होगा। ठीक है, चलिए 226 में क्या साथियों, 226 में रिट जारी करने का अधिकार है। क्या, रिट जारी करने का अधिकार किसका, तो हाई कोर्ट का दोस्तों। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, हाई कोर्ट रिट जारी करता किससे, तो 226। समझिएगा, कुछ रिट निकालने के लिए उच्च न्यायालय के शक्तियां दोस्तों आपको बता दें कि उच्च न्यायालय के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा के लिए रिट जारी कर सकते दोस्तों। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है कि उच्चतम न्यायालय कब जारी करता साथियों, तो उच्चतम न्यायालय दोस्तों सुप्रीम कोर्ट दोस्तों किससे, तो आर्टिकल
आर्टिकल 32 से, याद रखेंगे सुप्रीम कोर्ट दोस्तों आर्टिकल 32 से रिट जारी करता है और हाई कोर्ट साथियों 226 से। तो ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे। और जो 32 वाला ना, इसे ही अंबेडकर ने संविधान की आत्मा भी कही। भीमराव अंबेडकर ने किसको दोस्तों संविधान की आत्मा कही है? तो ये रिट वाले को, ठीक है। तो संविधान की आत्मा कही संवैधानिक अधिकारों को, ठीक है। चलिए अगला साथियों क्या कहता है 231 क्या कहता है आर्टिकल 231, दो या अधिक राज्यों के लिए ही एक ही उच्च न्यायालय होगा दोस्तों, ये आपसे कहा गया 231 में। चलिए अगला है अपीली न्यायालय। समझिएगा अपीली न्यायालय क्या होता है। देखिए अपीली न्यायालय क्या है, तो उच्च न्यायालय एक अपीली न्यायालय है, मतलब जहां पे अपील कर सकते हैं। समझिएगा इसमें संबंधित राज्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के विरुद्ध सुनवाई जाती है। देखिए मान ले दोस्तों अधीनस्थ न्यायालय है, ठीक है, छोटा न्यायालय मतलब जिला न्यायालय, अगर उसने आपको 7 साल की सजा सुना दी है तो आप साथियों जा सकते हैं हाई कोर्ट में, ठीक है। हाई कोर्ट में क्या अपील कर सकते हैं, भैया कि हमें सजा ज्यादा सुनाई गई है, ठीक है। तो देखिए तो ये क्या है अपीलीय न्यायालय, मतलब इसमें अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय एक अपीलीय न्यायालय है साथियों, जिस तरह से हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट भी थी, ठीक है। चलिए अब देखिए इसके अंतर्गत दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई होती है। दीवानी और आपराधिक दोनों प्रकार के मामलों की सुनवाई किसमें होती है दोस्तों? तो हाई कोर्ट में, ठीक है, यानी उच्च न्यायालय में। चलिए जिन मामलों में जनपद न्यायालय ने दोस्तों 7 साल की सजा सुनाई हो उसके विरुद्ध आप उच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। अगर दोस्तों जिला न्यायालय ने आपको 7 साल से अधिक की सजा सुनाई है या फिर 7 साल की सजा सुनाई है तो आप इसके विरुद्ध दोस्तों हाई कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट जा सकते हैं, अपील कर सकते हैं। तो ये है अपीली न्यायालय, ठीक है। तो चलिए हम आपको बताने वाले हैं भारत के 25 उच्च न्यायालय कौन कौन से हैं और उनका क्षेत्राधिकार कहां कहां। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुतों बार पूछेगा साथियों। तो साथियों देखना है, देखिए पहला उच्च न्यायालय कोलकाता, 1862 में इसकी स्थापना हुई। अब देखिए कोलकाता के अंतर्गत कौन कौन से राज्य की सुनवाई होगी, तो पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार दोस्तों, ये भी इस राज्य का भी न्यायालय कौन सा होगा, तो आपका कोलकाता होगा। देखिए और सुनिए, देखिए ये क्या है कोलकाता, इसकी मुख्य पीठ होगी। इसका खंडपीठ कहाँ है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर में एक खंडपीठ भी खोली गई है, ठीक है। चलिए दूसरा है मुंबई उच्च न्यायालय, ठीक है। मुंबई उच्च न्यायालय 1862 में 3 उच्च न्यायालय बने थे, ठीक है। तो 1862 में इसकी भी स्थापना हुई। देखिए मुंबई वाले में आपका पूरा महाराष्ट्र क्षेत्राधिकार होगा और दादरा व नगर हवेली, दादरा नगर हवेली व दमन दीव, इसके अलावा गोवा। देखिए 3 राज्य दोस्तों, 3 राज्य ये देखता है कौन सा? मुंबई वाला, ठीक है। और बता दें इसकी मुख्य पीठ कहाँ दोस्तों? तो मुंबई में है और इसकी खंडपीठ कितनी? 3 है, एक नागपुर में, एक पणजी में, एक औरंगाबाद में। तो याद रखेंगे मुंबई के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं? तो महाराष्ट्र, दादरा नगर हवेली, दमन दीव और दोस्तों गोवा, ठीक है। चलिए अब आ गया मद्रास उच्च न्यायालय। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों 1862 में हुई है और इसके अंतर्गत दोस्तों 2 राज्य आएंगे, तमिलनाडु व पुदुचेरी साथियों। और इसका कहां है दोस्तों? जो आपका मेन है दोस्तों कहां है? तो मद्रास में है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे साथियों देखते हैं कर्नाटक। अब देखिए कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना 1884 में होती है और ये केवल और केवल कर्नाटक का ही होता है, ठीक। और इसका दोस्तों मुख्य पीठ कहाँ है? बंगलुरु में। अगला है हमारा प्रयागराज का, 1866 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और याद रखेंगे क्या साथियों? याद रखेंगे ये उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है प्रयागराज में। और साथियों को बता दें तो इसका मुख्य पीठ है दोस्तों इलाहाबाद और इसका खंडपीठ कहाँ है? लखनऊ में, ठीक है। खंडपीठ कहाँ है? तो लखनऊ में साथियों, ये भी आपका प्रयागराज कर लेना, ठीक है। चलिए अब दोस्तों पटना का, ठीक है, पटना उच्च न्यायालय, इसके अंतर्गत कौन सा आता है दोस्तों? 1916 में इसकी स्थापना हुई, बिहार, ठीक है, बिहार आता है और ये पटना में इसकी मुख्य पीठ है, ठीक है। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय दोस्तों 1928 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। देखिए इसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 रीजन आएंगे और दोस्तों ये कहां पर है? तो जम्मू, श्रीनगर व जम्मू में दोस्तों ये क्या है? मुख्य पीठ है साथियों इसकी, ठीक है। चलिए अगला है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1936 में। इसके अंतर्गत केवल मध्य प्रदेश आएगा दोस्तों और जबलपुर में क्या है? मुख्य पीठ है। और दोस्तों खंडपीठ कहां कहां? इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ भी है, 2 खंडपीठ, ठीक है। चलिए अगला है पंजाब व हरियाणा, ठीक है। पंजाब और हरियाणा दोस्तों एक ही में आते हैं 1947 में। अब देखिए पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ दोस्तों इसी में आ जाएंगे और इसकी मुख्य पीठ कहां है? चंडीगढ़। कहां है साथियों? चंडीगढ़ में इसकी मुख्य पीठ है। अगला है गुवाहाटी, ठीक है। 1948 में गुवाहाटी हाई कोर्ट की स्थापना की गई। देखिए इसके अंतर्गत दोस्तों कितने राज्य आएंगे? तो असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश दोस्तों इसका मुख्य पीठ गुवाहाटी में है। और साथियों 4 जगह इसकी खंडपीठ है, कहां? कोहिमा, इम्फाल, अगरतला और शिलांग। कहां कहां? कोहिमा, इम्फाल, अगरतला और शिलांग में इसकी क्या है दोस्तों? खंडपीठ है, ठीक है। चलिए अगला है उड़ीसा।
उड़ीसा न्यायालय की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1948 में। ये उड़ीसा के अंतर्गत आता है दोस्तों, इसका क्षेत्राधिकार केवल उड़ीसा में है। और इसका कहाँ है दोस्तों, मुख्य पीठ कहाँ है? तो कटक में है साथियों, कटक, उड़ीसा के कटक में, जहां दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म हुआ था। और यहीं पे चावल अनुसंधान केंद्र भी है, राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र। चलिए अगला है राजस्थान। तो राजस्थान का दोस्तों उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? 1949 में। इसका क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केवल राजस्थान आता है दोस्तों। और इसका मुख्य पीठ कहाँ है? जोधपुर में दोस्तों। और एक खंडपीठ भी है, कहां पर? जयपुर में। चलिए अगला है आंध्र प्रदेश दोस्तों। 1994 आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की स्थापना हुई। और साथियों आंध्र प्रदेश के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। और दोस्तों इसका खंडपीठ मुख्य पीठ कहाँ है? अमरावती में। वहीं केरल दोस्तों, केरल का 1998 में स्थापना हुई। और इसके अंतर्गत केरल और लक्षद्वीप आते हैं साथियों। और इसका मुख्य पीठ कहाँ? एर्नाकुलम में। कहाँ दोस्तों? एर्नाकुलम में साथियों। अगला है गुजरात। गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना 1960 में हुई दोस्तों। इसके क्षेत्राधिकार के अंदर केवल गुजरात आता है। और इसका मुख्य पीठ कहाँ? अहमदाबाद। ठीक है। अगला है दिल्ली। और दिल्ली का दोस्तों स्थापना कब हुई? 1966 में। इसके अंतर्गत दिल्ली आता है केवल क्षेत्राधिकार में। और दिल्ली में ही क्या है? उच्च न्यायालय दोस्तों। ठीक है। चलिए अगला हिमाचल प्रदेश। 1967 में इसकी स्थापना हुई। और इसके अंतर्गत केवल और केवल हिमाचल प्रदेश ही आता है क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। और इसका कहाँ है? मुख्य पीठ कहाँ है? शिमला में। अगला है सिक्किम। सिक्किम का 1975 में गठन हुआ। और ये केवल सिक्किम राज्य इसके अंतर्गत आएगा। और इसका जो मुख्य पीठ दोस्तों गंगटोक में, ठीक, राजधानी गंगटोक में। छत्तीसगढ़ 2000 में दोस्तों, ठीक है, छत्तीसगढ़ केवल अंतर्गत आता है दोस्तों। बिलासपुर में इसका उच्च न्यायालय है। ठीक है। और उत्तराखंड का दोस्तों 2000 में गठन हुआ, उत्तराखंड केवल आता है। और दोस्तों इसका नैनीताल में है। ठीक है, नैनीताल में इसका मुख्य पीठ है साथियों। और झारखंड दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई? तो 2000 में। ठीक है। और झारखंड ही केवल इसके अंतर्गत आएगा। और रांची में इसका क्या है? मुख्य पीठ। चलिए और 2013 में दोस्तों मेघालय की स्थापना हुई दोस्तों। मेघालय राज्य केवल इसके अंतर्गत आएगा। और इसका कहाँ है दोस्तों? मुख्य पीठ शिलांग में। मणिपुर का दोस्तों 2013 में केवल मणिपुर दोस्तों और इम्फाल में ये स्थित है। ठीक है। और त्रिपुरा का दोस्तों 2013 में आया। ठीक। और त्रिपुरा में ही दोस्तों केवल क्षेत्राधिकार इसका है। और इसका कहाँ है हाई कोर्ट? तो साथियों अगरतला में इसका मुख्य पीठ है साथियों, याद रखेंगे। और तेलंगाना दोस्तों 2018 सबसे नवीनतम है। और तेलंगाना राज्य को इस पर मतलब कि ये तेलंगाना के लिए ही बनाया गया। कहाँ पर है दोस्तों? हैदराबाद में। ठीक है। चलिए साथियों आपको बता दें कि 6 उच्च न्यायालय की स्थायी खंडपीठ भी हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक प्रयागराज का आपको पता है, लखनऊ में है। ठीक। बॉम्बे का है दोस्तों, गुवाहाटी का है, मध्य प्रदेश, मद्रास और राजस्थान, इनके क्या है? खंडपीठ भी हैं। ठीक है। खंडपीठ भी इन्होंने स्थापना कर रखे दोस्तों। और आपको बता दें 2 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश है जिनका खुद का दोस्तों उच्च न्यायालय है, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का। ठीक है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश 2 हैं जिनका खुद का दोस्तों उच्च न्यायालय है। कौन कौन से? दिल्ली व जम्मू कश्मीर का। ठीक है साथियों, आई होप आपको समझ में बिल्कुल अच्छे से आ रहा होगा। चलिए साथियों बस आज की वीडियो यहीं तक थी। ठीक है। जाइए हमारे चैनल पर, वहाँ पे साथियों या फिर प्ले लिस्ट में आप जाइए, वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है। पूरा कोर्स मिल जाएगा, वहाँ जाकर के आप अच्छे से देख सकते हैं। और अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।